हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में जो है एग्जाम 2021-22 के लिए और करंट टाइम में जो आपका एग्जाम चल रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लोक विकास एवं पर्यावरण वाले यूनिट से, जिसको इंग्लिश में पीपल एंड एनवायरनमेंट भी कहा जाता है, तो इस यूनिट से या इस सेक्शन से हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को यहां पर जो है कवर करेंगे। और इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत मैं आप सभी को 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में लोक विकास एवं पर्यावरण वाले यूनिट से पूछे जाते हैं, उन हर टाइप के क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे, चाहे इजी क्वेश्चन हो या फिर आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन हो। इसके साथ ही साथ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, वो सारे टाइप्स के क्वेश्चन यहां पर मिलेंगे और यहां से आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो सभी क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट करना है और मैं सभी क्वेश्चन को डिस्क्राइब करने का भी प्रयास करता हूं। और जो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट होता है तो उसका डिटेल भी मैं आप सभी को बताता हूं। और इसके साथ ही साथ अंत में यह भी कहता हूं कि अगर किसी क्वेश्चन को लेकर अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं सभी के जवाब देता हूं। या एग्जाम रिलेटेड भी आपके कोई क्वेरी हो तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ये कल होगी। और इसके साथ ही साथ आने वाले समय में जब भी आप यूजीसी नेट का एग्जाम देने वाले होंगे, ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि Rio+20 सम्मेलन का एक मुख्य परिणाम किसके समुच्चय का विकास करना था, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। अब देखिए यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल के बारे में बात किया जा रहा है कि Rio+20 सम्मेलन का एक मुख्य परिणाम किसके समुच्चय का विकास करना था, इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है। देखिए आपके पास बहुत सारा समय होगा, वीडियो को पॉज करिए लेकिन राइट आंसर देने का जरूर प्रयास करिए। अगर आप गलत भी आंसर करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग को मस्तिष्क पर दबाव देते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस तरीके से आपका माइंड भी ट्रेंड होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और पहले ही आप गिव अप कर देंगे तो क्वेश्चन आप सॉल्व करने में आपको काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। इसीलिए थोड़ा सा, अगर आपको याद है, आपने इसके बारे में पढ़ा है, तो थोड़ा सा माइंड पे जरूर दबाव दें। ऐसा नहीं कि मैं तुरंत आपको आंसर बता दूं, ये तो आपको मिलता ही जाएगा, सारा आंसर मैं बताता हूं और इसके साथ ही साथ डिटेल्स भी। तो यहां पर आपके पास 4 विकल्प है, राइट आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में आप बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहां पर समर्थनीय विकास लक्ष्य जो यहां पर Rio+20 सम्मेलन का एक मुख्य परिणाम है, इसे आपको याद रखना है। और इसके साथ ही साथ इसके बारे में हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से जान लेते हैं। देखिए यहां पर Rio+20 का मुख्य परिणाम जो है सतत विकास, जिसको इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी कहा जाता है। तो विकास करना था किसका, सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का विकास करना मुख्य रूप से Rio+20 सम्मेलन का यहां पर उद्देश्य था, यूं कह लीजिए। और इसके साथ ही साथ आप सभी को पता होगा कि Rio+20 जो है आपका सतत विकास से संबंधित जो है संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन जो है आपका कब हुआ था, तो 20 से, ये डेट आपको याद रखना है, 20 से 22 जून 2012, इसे आपको याद कर लेना है। 2012 को जो है रियो डी जेनेरिया जो कि ब्राजील में है वहां पर किया गया था इस सम्मेलन को, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ इस सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरिया जो कि ब्राजील में स्थित है वहां पर आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन के 20 वर्षों के बाद जो है यहां पर ये जो है आपका Rio+20 सम्मेलन किया गया था, जिसके वजह से यहां पर इसका नाम जो है Rio+20 हो गया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। तो आशा करता हूं डिटेल क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसका भी मतलब यही होता है। देखिए इसको भी आप केयर कर लीजिएगा, यहां पर हिंदी में है तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन समर्थनीय विकास लक्ष्य का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये भी आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि सहस्त्रबद्धि विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन की समय सीमा क्या है। तो देखिए इसके बारे में काफ़ी कुछ मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पार्ट 2 में, जब मैं आपको पीपल एंड एनवायरनमेंट से जो 25 क्वेश्चन कंप्लीट कराया उसमें मैंने सहस्त्रबद्धि विकास लक्ष्यों के बारे में भी आपको बताया था कि 17 लक्ष्य जो है निर्धारित किए गए हैं और उन लक्ष्यों के बारे में भी मैंने एक एक करके आपको बताया था और ये भी बताया था कि समय सीमा कब तक है। तो जो समय सीमा इसकी है वो आपको याद रखना है
वो है आपका 2000 से 2015 के बीच में था। आपका सहस्त्रबद्धि विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन की समय सीमा क्या है? तो 2000 से 2015 तक ये समय सीमा है, आपको याद रख लेना है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपयोग योग्य कंपोस्ट निर्माण की अवधि 3 से 6 माह होती है? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो देखिए कंपोस्ट का मतलब खाद होता है, और जो लोग खेती करते होंगे उनको खाद के बारे में बखूबी पता होगा। वो गाय के गोबर का भी इस्तेमाल करते हैं, तो गाय के ताजे गोबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साथ ही साथ उसको सड़ाकर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे क्या कि निम्नलिखित में से किस उपयोग योग्य कंपोस्ट निर्माण की जो अवधि होती है 3 से 6 माह होती है, यानी कि उस कंपोस्ट को बनकर तैयार होने में 3 से 6 माह का समय लगता है। इन चारों में से सही आंसर क्या है? जवाब देने का जरूर प्रयास करें। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहां पर पिट कंपोस्टिंग। तो इस कंपोस्ट या इस खाद को तैयार करने में जो समय लगता है वो 3 से 6 माह का समय होता है, ये आपको याद रखना है। बेसिकली यहाँ पर पीट का मतलब होता है आपका खड्डा, यानी कि खड्डा में जो खाद बनाया जाता है उसी को यहाँ पर पीट कंपोस्टिंग यहाँ पर कहा गया है, इसे आपको याद रखना है। अब देखिए इस पद्धति के अंतर्गत पहले किया क्या जाता है, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर 9 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा व 3 फीट गहरा एक गड्ढा बनाया जाता है, और गड्ढे को बनाने के बाद जो है इसकी जो लंबाई कह लीजिए 3 से 6 समान भागों में इसको बांट लिया जाता है। यूं कह लीजिए यहाँ पर कि एक गड्ढा है आपका ये पूरा, और जब इसको हमने आप कह लीजिए जैसे कि मैंने एक आपको पूरा यहाँ पर मेजरमेंट बताया आपको, 3 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा और इसके साथ ही साथ 3 फीट गहरा गड्ढा जो है बना लिया जाता है, और इसके बाद से इसे जो है लंबवत 3 से 6 समान भागों में बांट लिया जाता है। यूं कह लीजिए इस तरीके से 3 भागों में या इसको 6 भागों में डिवाइड कर लिया जाता है। और यहाँ पर जो है ये जो अंतिम वाला भाग है ये आपका जब खाद इन दोनों में तैयार हो जाता है तो पलटने के लिए वाला गड्ढा होता है, और इसके बीच का जो प्रोसेस होता है ये 3 से 6 माह का होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये पूरी तरीके से मैंने एक मोटा मोटा आपको आइडिया दिया कि कैसे ये खाद तैयार की जाती है, तो आप इसके बारे में डिटेल्स में भी जान सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर यही जानना है कि इस क्वेश्चन का राइट पीट कंपोस्टिंग हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि ओलिगोट्रॉफिक झीलों की विशेषता होती है, क्या होती है? यहां पर इन चारों विकल्पों में से ओलिगोट्रॉफिक झीलों की विशेषता क्या है? इन चारों विकल्पों में से वही आपको बताने का प्रयास करना है। पहला ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। आपको राइट आंसर इस कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहां पर पोषकों का निम्न स्तर जो है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ओलिगोट्रॉफिक झीलों की विशेषता क्या होती है कि पोषकों का निम्न स्तर यहां पर है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में मैं आपको बता दूं तो देखिए ओलिगोट्रॉफिक झील में जो है निम्न पोषक एवं निम्न जैविक उत्पादकता का स्तर पाया जाता है, और इन झीलों के नीचे जो है कीचड़ में कई नागुसु मांसपेशियों के लार्वा होते हैं जिन्हें कास्ट बीटज भी कहा जाता है, और इन्हें अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए इन झीलों में स्वच्छ जल पाया जाता है जिससे पारदर्शिता अधिक होती है। यानी कि जो स्वच्छ झील होते हैं तो आप देखते हैं कि नीचे की चीजें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, और जो इस टाइप की जो झीलें होती हैं उनका आकार बहुत बड़ा नहीं होता है, वो छोटे एरिया में कह लीजिए या उनका आकार जो है छोटा होता है इस टाइप के झील का। तो क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया था ओलिगोट्रॉफिक झीलों की विशेषता होती है, तो पोषकों का निम्न स्तर जो है इसकी विशेषता होती है, ये आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि तापमान में वृद्धि के साथ जल निकाय में विघटित ऑक्सीजन का अंश क्या होता है? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला है कि घटता है, बी है बढ़ता है, सी है स्थिर रहता है, डी है तापमान पारस के अनुसार बढ़ता है या घटता है। तो सही आंसर क्या है? समय लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और राइट आंसर बताने का प्रयास करिए। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, घटता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि तापमान में वृद्धि के साथ जल निकाय में विघटित ऑक्सीजन का अंश क्या होता है? वो घटता जाता है, ये आपको याद रखना है। अब इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दूं। देखिए जब तापमान में वृद्धि होती है
तब जल एवं ऑक्सीजन के मध्य रासायनिक बंध जो है कमजोर होकर टूट जाते हैं, जिससे जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, घटती जाती है। इससे जलीय जीवों के श्वसन हेतु आवश्यक ऑक्सीजन की मांग जो है उसमें वृद्धि होती जाती है। जब ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो जाहिर सी बात है कि वहां पर डिमांड जो है ज्यादा बढ़ जाएगी ऑक्सीजन की, जो जलीय जीव रहते हैं उनके बीच में। तो आशा करता हूं यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। इसको भी देखते हैं। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आपदा नाभिकीय आपदा की श्रेणी में आती है। तो यहां पर कुछ नाभिकीय आपदा या घटनाओं के बारे में दिया गया है और आपको करना क्या, इसे अच्छे से पढ़ लेना है और अच्छे से समझना है। फिर नीचे दिए गए इन विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पहला, और इसके साथ ही साथ दूसरा, और यहां पर तीसरा आपका राइट हो जाएगा। तो फुकुशिमा आपदा जो है एक नाभिकीय आपदा है, नाभिकीय आपदा की श्रेणी में इसको रखा जाता है। अब देखिए, ये फुकुशिमा आपदा क्या है। तो देखिए, ये फुकुशिमा आपदा जो है आपका जापान में परमाणु आपदा जो है आई थी, ये 2011 में, ये आपको याद रखना है। ये जापान से पूरी तरीके से रिलेटेड है। आपका फुकुशिमा आपदा एक नाभिकीय आपदा है। दूसरा है आपका चेरनोबिल, इसको भी आप याद रखिएगा। ये जो है आपका यूएसएसआर वर्ष 1986 में ये जो आपका चेरनोबिल आपदा, यहां पर टाइप में मिस्टेक है, ये घटित हुई थी। और इसके साथ ही साथ आपका जो अगला है 3 माइल आइलैंड घटना, तो ये जो है आपका वर्ष 1979 में घटित हुई थी, ये आपको याद रखना है। और नाभिकीय आपदाओं की श्रेणी में ये सारी आपदाएं आती हैं, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका कथन वाला क्वेश्चन है, जिसमें 2 कथन आपको दिए जाते हैं और 2 कथन भी सही हो सकते हैं और कोई एक भी कथन आपका सही हो सकता है। लेकिन आपको ये तभी पता चलेगा जब आपको इसके बारे में पता होगा जो भी इसमें कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले पूछा जा रहा है, यहां पर बताया गया कथन पहले में कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के सदस्य देश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अधिकांश अवस्थित हैं। कथन दूसरे में बताया गया कि जापान इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक सदस्य देश है। अब देखिए, उपर्युक्त कथन को आपको अच्छे से समझ लेना है, उसके बाद से ही आपको इन चारों विकल्पों में से अपना सही आंसर बताने का प्रयास करना है। इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों आपका सही हो जाएगा, यानी कथन पहला और कथन दूसरा दोनों सही हो जाएगा। देखिए कि यहां पर मैं बता दूं आपको कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको इंग्लिश में यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी कहा गया है, सौर ऊर्जा से संपन्न देशों की जो है संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है और इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी आपको याद रखना है। और यह मुख्यतः कर्क तथा मकर रेखा के बीच जो है अवस्थित देश है और इसके साथ ही साथ इसका मुख्यालय आपका गुरुग्राम हरियाणा में है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए, इसकी शुरुआत जो है भारत और फ्रांस ने 30 नवंबर और 2015 को पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान जो है यहां पर की थी, ये भी आपको याद रखना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका। अब यहां पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है तो ये आपको क्लियर हो गया। देखिए, ये एक प्रकार से आपका कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो देश स्थित है उनका एक समूह है, इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका मुख्यालय आपका कहां पर है, गुरुग्राम कहां पर है आपका हरियाणा की राजधानी कहां है, चंडीगढ़। और इसकी शुरुआत कब से हुई, भारत और फ्रांस ने जो है 30 नवंबर 2015 को पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान की थी, ये आपको याद रखना है। और कथन दूसरा भी आपका राइट हो जाएगा, जापान इंटरनेशनल यहां पर सोलर अलायंस का एक सदस्य देश है और ये इस अलायंस में जो है 71वां देश जो है शामिल होकर बना था, इसलिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोनों यहां पर सही है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए सहस्त्रवदे विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहां पर कुछ जो है संयुक्त राष्ट्र
द्वारा जो है अपनाए गए सहस्त्रबद्धि विकास लक्ष्य हैं और इन कथनों पर आपको विचार करना है कि इनमें से कौन सा जो है लक्ष्य सही है, उसे आपको एक तरीके से समझ लेना है और उसके बाद से नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको राइट आंसर बताना है। यानी कि एक से अधिक भी यहां पर ऑप्शन सही हो जाएंगे, इसलिए आप देख सकते हैं कि एक कूट यहां पर बना हुआ है 1 2 3 या 2 3 4, फिर 1 2 4, फिर उसके बाद से 1 2 3। तो सही आंसर क्या है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पहला और इसके साथ ही साथ दूसरा हो जाएगा और इसके साथ साथ 14। देखिए यहां पर दिया गया कि अति निर्धनता और भूखमरी का उन्मूलन, ये भी जो है सहस्त्रबद्धि विकास का लक्ष्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसको भी अपनाया गया था, किसे, अति निर्धनता और भूखमरी का उन्मूलन। और इसके बाद से दूसरा है मातृ स्वास्थ्य में सुधार। तो जो मातृ स्वास्थ्य है उसमें सुधार लाना भी जो है ये लक्ष्य आपका है। इसके साथ ही साथ जो है चौथे नंबर पे है बाल मृत्यु दर को कम करना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है कई बार घुमा फिरा के आपसे एग्जाम में ईवीएस कह लीजिए या पीपल एंड एनवायरमेंट वाले यूनिट से आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसे आपको याद रखना। और प्रीवियस ईयर के जितना भी क्वेश्चन है ना, इसमें आपके अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे और ये क्वेश्चन आपका आसानी के साथ बन जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन सी क्या है, आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये आपका अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा था वीडियो को स्टार्टिंग में कि इसमें आपको हर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कथन वाले क्वेश्चन मिलेंगे, अभिकथन तर्क वाले मिलेंगे और कुछ इजी क्वेश्चन वन लाइन में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो हर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। अभिकथन ए में दिया गया कि किसी शहर के मध्य भाग में रात का तापमान अगल बगल के ग्रामीण क्षेत्रों के समकालिक तापमान से आमतौर पर अधिक होता है। इसके साथ ही साथ तर्क क्या बताएगा कि शहरी क्षेत्रों में होने वाली विकिरण हानियां और ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली हानियों से कम होती हैं। और आपको अभिकथन और तर्क को अच्छे से समझने के बाद ही जो है नीचे दिए गए इन चारों विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर बताना होगा। देखिए यहां पर इस क्वेश्चन का जो बेसिकली राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्या, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है यहां पर। अब देखिए कैसे है, अभिकथन में क्या बताएगा कि किसी शहर के मध्य भाग में रात का तापमान अगल बगल के ग्रामीण क्षेत्रों के समकालिक तापमान से आमतौर पर अधिक होता है। तो यानी कि आप समझ लीजिए कि ठंडी का मौसम है, अगर आप शहरों में जाते हैं तो आप देखेंगे कि कंपैरिजन देन जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर तापमान अधिक होता है। होने का कारण भी है कि वो शहर है, एक तरह से इंडस्ट्री भी वहां हो सकती है, बहुत सारे मोटर गाड़ियां भी वहां पर चलती हैं जिससे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो निकलती है। और आप सभी को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, एक प्रकार से वो ऊष्मा को ट्रैप करती है और पूरी तरीके से जो आपका शहर का टेम्परेचर होता है वो उसको थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा देती है, जिससे ग्रामीण टेम्परेचर में और शहरी टेम्परेचर में अंतर आपको देखने को मिल जाता है। अभी भी आप ठंडी का मौसम चल रहा है, आप चले जाइए ग्रामीण क्षेत्रों में, आप देखेंगे आपको ठंड ज़्यादा लगेगी और शहरों में आपको ठंड थोड़ा सा कम महसूस होगा। तो उसका कारण मैंने आपको यहाँ पर बताया। तर्क में बताया गया कि शहरी क्षेत्रों में होने वाली विकिरणीय हानि ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली हानियों से कम होती है, जिसके वजह से यहाँ पर जो है शहरों का तापमान कह लीजिए कि ज़्यादा होता है ग्रामीण क्षेत्रों के कंपैरिजन। तो आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा और यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि पेरिस समझौते का उद्देश्य इस शताब्दी में तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिकीकरण स्तर से कितना डिग्री सेल्सियस ऊपर सीमित करना है। इन चारों विकल्पों में से आपको राइट आंसर बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहां पर 2 डिग्री सेल्सियस आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेरिस समझौते का उद्देश्य इस शताब्दी में तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिकीकरण स्तर से कितना डिग्री सेल्सियस ऊपर सीमित करना है। तो ये है आपका 2 डिग्री सेल्सियस तक ही सीमित रखना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। देखिए COP 21 की बैठक में जो है कार्बन उत्सर्जन कटौती के जरिए वैश्विक तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिकीकरण के स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने और इसके साथ ही साथ जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस को आदर्श लक्ष्य जो है घोषित किया गया, यानी इससे ज़्यादा नहीं होना है, ये आपको याद रखना है। ये दिया गया आपका 2 डिग्री सेल्सियस और आदर्श जो है तापमान यहाँ पर 1.5 डिग्री सेल्सियस, ये आपको याद रखना है। तो आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से संभाव्य गतिज
गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं? नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना उत्तर आपको चुनना है। तो यहां पर कुछ जो है संभाव्य गतिज ऊर्जा के संबंध में कुछ उदाहरण आपको दिए जा रहे हैं और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। विकल्प नीचे दिए गए इन चारों में से ही आपको राइट आंसर अपना बताना है। तो वीडियो को पॉज करिए, अच्छे से सारा विकल्प यहां पर पढ़ लीजिए और उसके बाद से राइट आंसर बताने का प्रयास करिए। देखिए यहां पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला और उसके बाद से आपका तीसरा हो जाएगा और उसके बाद से आपका नेक्स्ट होगा चौथा और लास्ट में आपका आ जाएगा पांचवा। अब देखिए यहां पर बांध के पीछे का जल, ये जो है आपका संभाव्य गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। अगर बांध नहीं रहेगा, एक तरह से पानी क्या है आपके बांध पर दबाव बना रहा है, अगर दबाव ज्यादा होगा तो बांध टूट भी सकता है। तो ये जो है आपका संभाव्य गतिज ऊर्जा का उदाहरण हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ जो है धावन पथ पर पड़ा हुआ विमान, ये भी एक संभाव्य गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। इसके साथ साथ प्रक्षेपण से पूर्व स्थिति में जो है उपग्रह होता है, यह भी संभाव्य गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। और इसके साथ साथ कुंडलित स्प्रिंग, यानी कि स्प्रिंग आप सभी ने देखा होगा इस तरीके से होता है, तो यह भी जो है एक संभाव्य गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। तो इसलिए यहां पर आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं किसी क्वेश्चन को लेकर। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, सभी का मैं जवाब देने का प्रयास करता हूं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए ये आपका कथन वाला क्वेश्चन है। दो कथन दिए जाते हैं, दोनों कथन को अच्छे से पढ़ना होता है। हो सके तो दोनों कथन भी सही हो सकता है और हो सके तो आपका एक ही कथन सही हो सकता है। तो ये तभी आपको पता चलेगा जब जो कोटेशन या कथन इसमें दिया गया है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो। कथन पहले में दिया गया कि संयुक्त राष्ट्र में वर्ष 2010 में सहस्त्रवधि विकास लक्ष्य पारित किए गए थे। और देखिए कथन दूसरा दिया गया कि विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को विकसित करना सहस्त्रवधि विकास लक्ष्यों में से एक लक्ष्य जो है था, ये आपको याद रखना है। अब देखिए दोनों कथन को आपको अच्छे से समझ लेना है, उसके बाद से जो है नीचे दिए गए इन चारों विकल्पों में से आपको जवाब देना है कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहां पर केवल दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला तो जो है आपका गलत हो जाएगा। कथन कि संयुक्त राष्ट्र में वर्ष 2010 में सहस्त्रवधि विकास लक्ष्य को यहां पर पारित किए गए थे, ये आपका पूरी तरीके से क्या है गलत है। देखिए यहां पर जो कथन पहले में दिया गया है वो गलत है। इसमें सही क्या हो सकता है? तो सही होगा आपका कि वर्ष 2000 में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है सहस्त्रवधि शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है 6 से 8 सितंबर तक जो है न्यूयॉर्क शहर में किया गया था, जबकि यहां पर 2010 दिया गया। तो ये पूरी तरीके से आपका गलत है। कथन दूसरा आपका सही हो जाएगा। ये दिया गया है कि विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को विकसित करना सहस्त्रवधि विकास लक्ष्यों में से एक लक्ष्य था, ये भी आपको याद रखना है। और पिछले वीडियो में यानी कि पार्ट 2 जो मैंने आपको कराया था, तो उसमें जो लक्ष्य थे सहस्त्रवधि विकास लक्ष्य, उसके बारे में मैंने काफी कुछ आपको बताया था। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि विकास के लिए वैश्विक साझेदारी विकसित करना, यह भी सहस्त्रवधि विकास लक्ष्यों के अंतर्गत आता है। इसलिए ऑप्शन बी हमारा क्या है राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस सम्मेलन को जो है संधारणीय विकास संबंधित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCSD के नाम से भी जाना जाता है। आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला है स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, बी है रियो डी जेनेरिया जो कि ब्राजील में है, ये सम्मेलन है 1992, और सी है यहाँ पर जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन 2002, और डी है रियो +20 सम्मेलन 2012। तो सही आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर रियो +20 सम्मेलन 2012 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सभी विकल्पों में से या सभी सम्मेलनों में से जो है संधारणीय विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCSD के नाम से जो है रियो +20 सम्मेलन 2012 को जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। अब रियो +20 कैसे नाम पड़ा इसका, इसके बारे में मैंने अभी पीछे क्वेश्चन आपको कराया, उसमें डिटेल में आपको बताया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि सतही ओजोन की निर्मिति या निर्माण में जो है निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं या निभाता है? कौन सी गैस ऐसी है जो सतही ओजोन के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? उसके संदर्भ में यहाँ पर कुछ गैसेज दी गई हैं, जैसे कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, सल्फर के ऑक्साइड है, इसके साथ ही साथ जो है यहाँ पर सूर्य का प्रकाश है, और चौथा यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इन चारों को अच्छे से समझ लेना है, फिर नीचे दिए गए इन कोट में से यानी 4 विकल्प में से आपको अपना राइट आंसर बताना है।
देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पहला है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, उसके बाद से है सल्फर के ऑक्साइड, और लास्ट में जो आपका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये सभी गैसेज मिलकर जो है सतही ओजोन का यहाँ पर निर्माण करती हैं, या इनके निर्माण में इनका महत्वपूर्ण भूमिका होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक भौगोलिक खतरों की श्रेणी में आता है इन चारों विकल्पों में से। आपको सही आंसर बताना है इस क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का सभी विद्यार्थी जो है सही आंसर बताएंगे। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, हिमधाव हो जाएगा। हिमधाव अब क्या है, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों में आप सभी को पता है कि काफ़ी बर्फ़ जो है यहाँ बर्फबारी होती है। जैसे ऊपर आप नॉर्थ में चले जाएंगे, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर हो गया, विंटर के समय में तो हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी होती है और समर में मतलब बर्फबारी नहीं होती है। लेकिन और ऊपर आप जम्मू कश्मीर में चले जाएंगे तो वहाँ पर बर्फबारी होती है, और जब बर्फ़ गिरती है तो बर्फ़ की एक चादर जो है इन पहाड़ों पर मोटा पूरा बिछ जाता है। और आप सभी को पता है कि जब इन पे ग्रेविटी काम करती है, चूंकि तो ये इसका फिक्स भाग तो है नहीं इस पहाड़ का, तो ये क्या करता है नीचे खिसक कर आता है, तो इसी को हिमघाव यहाँ पर बोला गया है। और ये एक आपका भौतिक भौगोलिक खतरा है जिसके वजह से ये उत्पन्न होता है, इसीलिए इस श्रेणी में इसको रखा गया है। इसके साथ ही साथ इसमें भूकंप आपका आ जाएगा, भूस्खलन आ जाएगा, कल को ये नहीं देगा, भूकंप दे देगा, भूस्खलन दे देगा, और सुनामी दे देगा, ज्वालामुखी दे देगा। तो ये सभी जो है भौतिक भौगोलिक खतरों की श्रेणी में आते हैं, ये आपको याद रखना है। तो आशा करता हूं क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक छत के ऊपर विद्युत के लिए ऊर्जा पैनल संस्थापन का निर्धारित लक्ष्य क्या है। यानी कि छत के ऊपर जो सौर पैनल्स होते हैं उसको लगाने के बाद ऊर्जा कितना प्राप्त करना है, उस लक्ष्य को कितना निर्धारित किया गया है इन चारों विकल्पों में से, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 40 गीगावाट जो है बिजली यहां पर उत्पन्न करने का जो है पूरी तरीके से लक्ष्य रखा गया है 2022 तक। कैसे, छत के ऊपर विद्युत के लिए जो है ऊर्जा, जो पैनल्स होते हैं, पैनल्स जो है सौर ऊर्जा का जो है यहाँ पर इस्तेमाल होता है, और इस पैनल्स के द्वारा जो है आपका 40 गीगावाट बिजली जो है यहाँ पर उत्पन्न करने का जो है लक्ष्य रखा गया है 2022 तक, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ जो है यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा के संदर्भ में भी जो है भारत सरकार द्वारा 2022 तक 175 गीगावाट जो है बिजली जो है उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें जो है इसको डिवाइड किया गया है। जैसे कि आपका सौर ऊर्जा के अंतर्गत जो है आपका 100 गीगावाट बिजली उत्पन्न करना है। इसके साथ ही साथ जो है 60 गीगावाट जो है पवन ऊर्जा से, और 10 गीगावाट जो है जैव ऊर्जा, एवं जो है 5 गीगावाट जो है स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर जो यानी पन बिजली कह लीजिए एक तरीके से, हाइड्रो पावर प्लांट से जो है यहाँ प्राप्त करने का उद्देश्य है भारत सरकार का 2022 तक, ये आपको याद रखना है। और ये जो आपका मैंने 40 गीगावाट बताया, ये आपका सौर ऊर्जा के अंतर्गत ही आ जाएगा 40 गीगावाट, ये आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार के कितने राष्ट्रीय मिशन जो है यहाँ पर हैं, उसके बारे में आपको बताना है सही आंसर कमेंट बॉक्स में। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर 8 हैं। जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार के कितने राष्ट्रीय मिशन हैं, तो 8 मिशन हैं। कौन कौन से हैं ये भी आपको याद रख लेना है। देखिए राष्ट्रीय सौर मिशन है सबसे पहला, दूसरा है राष्ट्रीय समवर्धित ऊर्जा बचत मिशन है, तीसरा है राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन है, चौथा है राष्ट्रीय जल मिशन है, पांचवा है राष्ट्रीय हिमालयी परिप्रणाली परिरक्षण मिशन है, और छठवां है आपका राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, और सातवां है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, और इसके साथ ही साथ आठवां है राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यनीतिक ज्ञान मिशन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, जलवायु परिवर्तन की समस्या समाधान के लिए भारत सरकार ने कितने राष्ट्रीय मिशन को जो है यहाँ पर निर्धारित किया है, तो वो 8 मिशन है जिसको मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया। तो आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा स्रोत का उपयोग विद्युत उत्पादन में ऊर्जा सम परिवर्तन के लिए किया जाता है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आप कहेंगे कि मैं फास्ट चल रहा हूं, तो मैंने क्या बोला था आपसे कि वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन का राइट आंसर इत्मीनान से दीजिए। देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, वायु हो जाएगा। तो अब इसे थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए प्रत्यक्ष ऊर्जा रूपांतरण
एक चरण में ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करता है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, पवन ऊर्जा टरबाइन पवन में स्थित गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यानी कि जो आपका हवा होता है या वायु होता है वो एक प्रकार से गतिज ऊर्जा है। जब विंड टरबाइन होता है उसे लगाया जाता है तो उसको क्या किया जाता है, उसे विद्युत ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है या उसे परिवर्तित किया जाता है। इसलिए यहां पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि किसी भूगर्भ तापीय आरक्षित में 5 गुणित 10 जे ताप संग्रहित है। यदि इस आरक्षित के आधार पर किसी भूतापीय विद्युत संचय की कुल क्षमता 0.04 है तो इस संचय से एक वर्ष की समय अवधि में कितना विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इन चारों विकल्पों में से आपको राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। और एक चीज़ यहाँ पर जो है टाइप में मिस्टेक है, तो ये आपका 10 के पावर 19 हो जाएगा। ये आपका 10 के पावर 19 हो जाएगा। मैं इसे यहाँ पर लिख देता हूँ। अब बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 63.41 गीगावाट जो है यहाँ पर विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। ये आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि सोलर सेल निर्माण में व्यापक रूप से प्रयुक्त सामग्री, यानी कि कौन सी सामग्री का जो है व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है सोलर सेल के निर्माण में। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन का जो है यहाँ पर सोलर सेल के निर्माण में व्यापक रूप से जो है इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर लगभग 95% जो है बेचे गए सोलर सेल जो है सिलिकॉन से बने होते हैं। जो बेचे जाते हैं आपके सोलर सेल वो किसके बने होते हैं, 95% जो है आपका सिलिकॉन से बने होते हैं। ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ सिलिकॉन धरती पर दूसरा सबसे ज़्यादा जो है पाया जाने वाला तत्व है। और पहला तत्व कौन सा है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और उसके बाद से जो एक बात और याद रखनी है कि सिलिकॉन निर्मित सोलर सेल उच्च दक्षता और कम लागत एवं लंबे जीवन काल जैसे गुणों से युक्त होते हैं। यानी लंबे टाइम तक ये सोलर सेल जो है चल सकता है। और पहला जो तत्व क्या है, मैंने तो बताया यहाँ पर कि सिलिकॉन धरती पर दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है। तो पहला तत्व कौन सा है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत निम्नलिखित में से कौन से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित हुआ है। तो चक्रवात से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जो भी आपके तात्कालिक समय में जो चक्रवात संबंधी घटनाएं घटित हुई तो उसको एक बार एक नज़र देख लीजिएगा, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन, क्योंकि ये पर्यावरण के अंतर्गत आपका आ जाएगा, पीपल एंड एनवायरनमेंट के अंतर्गत, तो ये भी आपको देख लेना है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप पहले राइट आंसर जरूर बताइएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर गाजा, हुदहुद और ओखी। अब देखिए इसके बारे में एक एक करके जान लीजिए। तो देखिए गाजा नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है 15 नवंबर 2018 को बंगाल की खाड़ी में आया और इससे तमिलनाडु और पुडुचेरी जो है प्रभावित हुए थे। यानी 2 राज्य प्रभावित हुए थे इस चक्रवात से। किससे, गाजा कहां पर, उष्णकटिबंधीय ये चक्रवात है और 15 नवंबर 2018 को बंगाल की खाड़ी में ये आया था। 2 प्रभावित राज्य तमिलनाडु, पुडुचेरी। इसके साथ हुदहुद के बारे में बात कर ले तो हुदहुद नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है वर्ष 2014 में आया था। और यहाँ पर जो नेक्स्ट आपका है ओखी, ये जो है ये भी एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और ये वर्ष 2017 में आया था, जिससे केरल, तमिलनाडु एवं लक्षद्वीप और भी कई जो है हिस्से भारत के प्रभावित हुए थे ओखी चक्रवात से 2017 में। तो ये इसको याद रखिएगा 2017 वाला थोड़ा सा। और इसके साथ ही साथ जो मैंने गाजा यहाँ पर बताया 2018 वाला, जो 15 नवंबर 2018 को बंगाल की खाड़ी में आया था। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी ने सी बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संपोषणीय विकास लक्ष्यों के संबंध में कौन से प्राथमिक क्षेत्र हैं, उसके संदर्भ में कुछ यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और नीचे दिए गए इन चारों विकल्पों में से ही अपना सही आंसर बताने का प्रयास करिए। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पहला, और इसके साथ ही साथ दूसरा और चौथा आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इन सभी विकल्पों में से संपोषणीय विकास लक्ष्यों के संबंध में कौन सा प्राथमिक क्षेत्र है।
तो देखिए इसमें जो है गरीबी से मुक्ति और इसके साथ साथ क्षुधा शून्यता और शांति, न्याय और सुदृढ़ संस्थाएं, ये सभी जो है संपोषणीय विकास लक्ष्यों के संबंध में जो है प्राथमिक क्षेत्र हैं, ये आपको याद रखना है। इसलिए हमारा ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23 और ये भी क्वेश्चन अभिकथन तर्क वाला है। अभिकथन और तर्क दोनों को अच्छे से पढ़ना होता है और नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना सही आंसर बताना होता है। देखिए अभिकथन में दिया गया है कि मेथेमोग्लोबिनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त शरीर के विभिन्न भागों तक पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं कर पाता। तर्क क्या बताया गया है कि नाइट्रेट की उच्च मात्रा वाले पेयजल का उपयोग करने से मेथेमोग्लोबिनीमिया होता है। अब आपको पता रहेगा तभी तो आप सही आंसर करेंगे। तो अभिकथन तर्क वाले में जो कॉन्सेप्ट पूछा जाता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी होता है, तभी आप राइट आंसर कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो यहाँ पर अभिकथन में यही आपसे बताया गया है कि मेथेमोग्लोबिनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त शरीर के विभिन्न भागों तक पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं कर पाता। ये पूरी तरीके से सही है। ऑक्सीजन की सप्लाई जो है इस प्रॉब्लम्स की वजह से जो है शरीर के विभिन्न भाग जो अलग अलग भाग है वहां पर ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है। और यहाँ पर तर्क भी आपका राइट हो जाएगा। नाइट्रेट की उच्च मात्रा वाले पेयजल का उपयोग करने से, जो नाइट्रेट युक्त यानी जिसमें नाइट्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उस जल को अगर आप पीते हैं तो उसके उपयोग करने के बाद जो है आपको मेथेमोग्लोबिनीमिया जो है हो जाएगा। ये रोग का नाम है, आप एक तरीके से रोग कह लीजिए या एक स्थिति कह लीजिए जिसमें जो है शरीर के अन्य भागों तक जो है रक्त के द्वारा जो है ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है। ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा नाम कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आप इसे याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए ये भी अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है, दोनों को पढ़ना होता है अच्छे से, फिर नीचे दिए गए इन चारों विकल्पों में से अपना सही आंसर बताना होता है। देखिए अभिकथन में दिया गया कि निम्न क्षोभ मंडल में ओजोन का उच्च सांद्रण वांछनीय है। तर्क क्या बताया जा रहा है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी तल पर जीव जंतुओं की रक्षा करते हैं। अब आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या हो सकता है। इसे अच्छे से समझकर जो है जवाब देने का प्रयास करिए। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर राइट हो जाएगा। ए गलत है, ए आपका क्या है, गलत है। और इसके साथ ही साथ तर्क जो आर है वो आपका सही हो जाएगा पूरी तरीके से। देखिए अभिकथन में यही बताया गया है आपसे कि निम्न क्षोभ मंडल में ओजोन का उच्च सांद्रण वांछनीय है, ये गलत है। आपका समताप मंडल का ओजोन हिस्सा होता है, तो क्षोभ मंडल में इसकी मात्रा आपको कहाँ से या उच्च सांद्रण जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसके साथ तर्क में बताया गया कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी तल पर जीव जंतुओं की रक्षा करता है। जाहिर सी बात है कि ओजोन का महत्व हमारे लिए किस प्रकार से है, क्योंकि सूर्य से निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं या पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको वो रोक लेता है। अब रोकने का मतलब ऐसा थोड़ा नहीं कि वो शील्ड की तरह तो काम करता है, लेकिन आपको पता है कि ओजोन का फार्मूला O3 होता है। तो जब ये किरणें इस पर पड़ती हैं तो ये O2 और इसके बाद से O में पूरी तरीके से टूट जाता है। तो ये एक आपका कह लीजिए कि प्राकृतिक प्रोसेस है। और ये पुनः जो है जिस स्थान पे ये घटना घटित होती है वहां पर O3 ब्रेक होके O2 और O में हो जाता है। फिर वहां पर जैसे ही रात होती है तो ये फिर से O2 जो है O2 प्लस O मिलकर O3 आपका निर्माण कर देते हैं। तो ये नेचुरल तरीके से तो चलता रहता है, लेकिन मानव के द्वारा कई ऐसी गैसों का उत्सर्जन किया जाता है जो कि ओजोन लेयर को डिफेक्ट करते हैं। यानी ऊपर से तो टूट ही रहा है तो ये नेचुरल प्रोसेस रिकवर हो जाता है, लेकिन नीचे से जब हम डैमेज करते हैं यानी टूटने का या इसका क्षरण या ह्रास होने की दर ज्यादा हो गई और रिपेयर होने की दर जो है कम हो गई। तो इस तरीके से आप कह लीजिए परत पतली होती जाएगी और फिर उसके बाद से ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है धरती पे आएगी और इससे आप पूरा मानव समुदाय इससे प्रभावित होगा। ऐसा नहीं कोई एक व्यक्ति प्रभावित होगा। तो आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी ने ऑप्शन डी बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25 और ये क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क है। यूँ कह लीजिए इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नहीं भी आएगा तो मैं वहां पर जवाब आप सभी को बता दूंगा, लेकिन प्रयास करिएगा जैसे भी आपको बताना हो, आपको कहीं से सर्च करके, गूगल से सर्च करके, बुक से सर्च करके, लेकिन एक बार प्रयास इसका आंसर देने का जरूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया कि ओलिगोट्रॉफिक झीलों में शैवाल जो फुल्लिकाएं होती हैं वो किस प्रकार से हैं। यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला है कि अति बारंबार होती हैं,
फिर बारंबार होती हैं या बहुत कम बार, या डी है व्यापक तौर पर। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इस क्वेश्चन का आंसर देने का सभी विद्यार्थी जो है, सभी दोस्त जो हैं, जो मित्र यहां पर अध्ययन कर रहे हैं या इस प्रैक्टिस सेट को जो है स्टार्टिंग से लेके अब तक जो है कंप्लीट इन्होंने किया है, तो इसका जवाब देने का जरूर प्रयास करिएगा। नहीं आएगा, मैं कमेंट बॉक्स में सभी को आंसर बताऊंगा, लिख कर बताऊंगा, लेकिन आप प्रयास करिएगा जहां से मन करे, बुक का सहारा लेके, गूगल का सहारा लेके, लेकिन आंसर बताने का प्रयास करिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट होता है तो वहां पर भी आप पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। आपके लाइक से बहुत सारा यहां पर मोटिवेशन मिलता है, अप्रिसिएशन मिलता है। हमें लगता है आप हमारे वीडियो को देखते हैं, और जिसके लिए हमें आपके लिए जो है कंटिन्यूअस वर्क करना चाहिए, ताकि आपको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हम हेल्प जो है कर सकें, आपको फ़ायदा पहुंचा सके। और वीडियो को शेयर करिए मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिले, क्योंकि जो कुछ भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो अगर आपको लाभ मिलता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि दूसरों को शेयर करें, ताकि उनको भी लाभ मिल सके। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उसके बगल में जो बेल आइकन या घंटी वाली ये बटन होती है उसको आप प्रेस कर लीजिए, तभी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। एग्जाम रिलेटेड अपडेट आपको मिलते हैं, जॉब रिलेटेड अपडेट मिलते हैं, करंट अफेयर की वीडियो आपको मिलती है, इसके साथ ही साथ यूजीसी नेट पेपर 1 की मिलती है। और इसके साथ ही साथ हम आगे प्रयास करेंगे और भी एग्जामों से जुड़े, जो आपके बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनसे जुड़े कंटेंट भी आपको हम प्रोवाइड करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।